नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है शकील साजिद के साथ। और आज चर्चा में कुछ बेहद गंभीर मसले, देश जिससे पूरे का पूरा आंदोलित और उद्वेलित सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारा सामाजिक ढांचा थोड़ा सा गड़बड़ा तो नहीं रहा है। जी हां, वक्फ कानून को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे थोड़े से संतोष के रूप में लिया। आपको बता दें, तमाम मुस्लिम संगठन और नेताओं ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे मुस्लिम संपत्तियों की रक्षा की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम बताया। मगर जैसे जैसे शाम हुई और पूरा जजमेंट सामने आया, मुस्लिम पक्ष की शुरुआती खुशी फीकी पड़ती नजर आई। वहीं कोर्ट की कार्यवाही के दौरान केवल फैसले के प्रमुख बिंदु ही सामने आए, जिनके आधार पर मुस्लिम पक्ष ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 128 पन्नों का विस्तृत निर्णय अपलोड हुआ और उसे कानूनी विशेषज्ञों ने पढ़ा, तो स्थिति स्पष्ट हुई कि अदालत ने कई प्रावधानों पर रोक नहीं लगाई है, जैसा पहले समझा गया था। इसके साथ ही बता दें, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सीधे तौर पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने माना कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में होता है। हालांकि कुछ धाराओं पर अंतरिम सुरक्षा के तहत रोक जरूर लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष के वकील एम.आर. शमशाद ने बताया कि कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण पर कोई स्पष्ट रोक नहीं लगाई है। यह सर्वेक्षण वक्फ संपत्तियों के गैर वक्फ घोषित किए जाने के प्रयासों से जुड़ा था। इसके अलावा कलेक्टर को संपत्तियों की जांच का अधिकार बरकरार रखा गया है, जिससे वक्फ बोर्ड को चिंता है। फैसले में यह भी साफ हुआ है कि वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होने की व्यवस्था खत्म हो गई है। पहले यह प्रावधान था कि अगर वक्फ संपत्ति पर कोई अतिक्रमण करता था तो समय की सीमा के बिना कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। अब इसके हटने से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर सवाल उठे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर ओवैसी ने पहले तो फैसले को संतोषजनक कहा, लेकिन पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद उन्होंने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह अंतरिम आदेश वक्फ संपत्तियों की रक्षा नहीं कर पाएगा और इससे अतिक्रमणकारियों को फायदा मिलेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने फैसले में उस प्रावधान की भी आलोचना की कि जिसमें वक्फ बोर्ड में और वक्फ के आपके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, उनकी जो वो रहेंगे अपनी जितनी भी समितियां, उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की संभावना जताई गई है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया और तुलना की कि यदि गैर सिख को एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में शामिल किया जाए तो क्या सिख समाज स्वीकार करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 300 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति जिसे चाहे उसे दान दे सकता है, तो फिर मुस्लिमों के लिए यह प्रतिबंध क्यों कि केवल मुस्लिमों को ही वक्फ की संपत्ति दान करे। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद वक्फ को संपत्ति दान की है। सभी पक्षों ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह केवल अंतरिम आदेश है और कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय आना बाकी है। ऐसे में वक्फ कानून को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट तभी होगी जब सर्वोच्च अदालत अंतिम निर्णय देगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत चर्चित छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का यह मामला होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियों को छोड़कर कुछ छोटे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मैनेजर को, फार्म हाउस के मैनेजर को, होटल के मैनेजर को के ऊपर तमाम इस न्यूड पार्टी का, कथित न्यूड पार्टी का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जी हाँ,
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रस्तावित कथित न्यूड पार्टी को लेकर मचे बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पार्टी के इनविटेशन वायरल होने के बाद रायपुर पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को खंगालते हुए आयोजन से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ज्यादा तारीफ के पात्र हैं लाल उम्मेद सिंह एसएसपी और उनकी पूरी की पूरी टीम। और अब मुख्य आरोपी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के छात्र आदर्श अग्रवाल, जिसे मध्य प्रदेश के अनूपपुर से पकड़ा गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आदर्श अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर @sinful writer 1 नाम से एक पेज बनाकर युवक युवतियों की न्यूड पार्टी में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा युवक युवतियों को। इस पेज के जरिए रायपुर की सबसे बड़ी स्ट्रेंजर पार्टी के नाम पर प्रचार किया जा रहा था, जिसमें 40,000 रुपए, जी हां 40,000 रुपए की एंट्री फीस और रात भर रुकने की सुविधा देने का दावा किया गया था। पोस्टर में यह पार्टी एक बड़े होटल या फार्म हाउस में आयोजित होने की बात कही गई थी। पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया प्रमोटर अवनीश गंगवानी, डिजिटल प्रमोटर जेम्स बैक, दीपक सिंह और देवेंद्र कुमार सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी का संबंध रायपुर के हाइपर क्लब और एसएस फार्म हाउस जैसे प्रतिष्ठानों से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पार्टी की मार्केटिंग और संभावित आयोजन स्थल के लिए आपसी समन्वय किया था। पार्टी के खुलासे के बाद रायपुर पुलिस ने एसएसपी लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर शहर के होटल, ढाबों, बार और क्लबों पर देर रात छापेमारी की। 15 से अधिक टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 8 क्लब और कई रेस्टोरेंट को तय समय अवधि के बाद भी खुले पाया, जहां अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने सभी संस्थानों का पंचनामा तैयार कर लिया है और आबकारी लाइसेंस निरस्त करने के लिए रायपुर कलेक्टर को पत्र भेजा गया है। देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या रायपुर कलेक्टर इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं? उम्मीद लोगों को कम है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये हर जगह हर लेवल पर मैनेज कर लेते हैं। हालांकि एसपी रायपुर ने जिला कलेक्टर और नगर निगम को रिपोर्ट भेजते हुए 7 पब, बार और 7 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। इनमें पब जोन, मोको, होटल फ्लोरेंस, सिमर्स बार, आईपी क्लब और पियानो क्लब शामिल है। वहीं रेस्टोरेंट और ढाबा में एमपी किचन, सेफ किचन, स्नोबेरी, कैफ वाइज रेस्टोरेंट, ढाबा शाबा, प्रिंस ढाबा और राजू ढाबा शामिल है। ये तमाम बेहद जाने पहचाने नाम पे हैं और इसमें खुलेआम रातों को शराब परोसी जाती है। हर किसी को मालूम, किसी फैमिली के साथ जाओ तो उसका बच्चा भी ये कहता है कि इन ढाबों पे मत जाइए, यहां शराब बढ़ती है। इससे इस गंभीरता को समझे आप। हमारी आवाज को पूरे के पूरे राजधानी और छत्तीसगढ़ की आवाज पर प्रशासन ये ध्यान दे कि सख्त से सख्त कार्रवाई बेजा तौर पर शराब परोसने पर और दूसरी गलत ड्रग्स और गलत जो अवैध गतिविधियां इन पर रोक लगनी चाहिए। इन सभी पर गुमाश्ता लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की नैतिकता पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर दोनों ही दलों के समर्थक एक दूसरे पर तीखे वार कर रहे हैं, लेकिन न सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो विपक्ष है वो भी दमदारी से जाके प्रदर्शन करे। तब तो ये समझ में आता है कि ड्रग्स माफिया, इस तरह की न्यूड पार्टी, ये किसी भी हाल में नाकाबिले बर्दाश्त है। छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ के किसी भी इलाके में, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी। और आगे बढ़ते हैं एक नई चर्चा की ओर। उत्तर प्रदेश के मेरठ के विक्टोरिया पार्क में चल रही राम कथा के दौरान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने महिलाओं और शिक्षा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा
कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति होती है और वहां एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करने के बाद 3 बार तलाक देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उनका ये बयान सोशल मीडिया और विभिन्न राजनीतिक दलों में काफी विवाद का विषय बन गया है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें केवल बेबी या बीवी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म में मां को पिता से भी बड़ा सम्मान और स्थान प्राप्त है। उनके इस बयान पर धार्मिक समुदायों के बीच तीखी बहस चल रही है। शिक्षा के विषय में उन्होंने कहा, अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों या मदरसों में ना भेजें। उनका कहना था कि बच्चों को सांस्कृतिक आदर्शों से जोड़ने के लिए उन्हें सरस्वती विद्यालय जैसे संस्थानों में पढ़ाना चाहिए ताकि वे संस्कारी बन सके। इस टिप्पणी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विवाद खड़ा कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी रामभद्राचार्य के बयान सुर्खियों में आए हों। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताते हुए हिंदुओं से अपने धर्म के लिए मुखर होने की अपील की थी। इस बयान की समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कड़ी आलोचना की थी और इसे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुसलमानों का अपमान बताया था। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा था कि हिंदुओं पर देश में संकट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात सहन नहीं किए जाएंगे और हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी होगी। उनका कहना था कि सनातन धर्म ही वह धर्म है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है की भावना निहित है। रामभद्राचार्य महाराज के हालिया बयान ने धार्मिक और सामाजिक तौर पर तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। कई राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने उनके आरोपों को आपत्तिजनक बताया है। विवाद जारी है और इस विषय पर बहस गर्मागर्म होती जा रही है। एक और बार सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सोमवार को सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वह अपने काम को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही संचालित करता है। यदि बिहार एसआईआर में कोई कानूनी गड़बड़ी पाई गई तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कोई कानूनी गड़बड़ी पाई गई एसआईआर में तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, लेकिन फिलहाल एसआईआर पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई है। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि आयोग मनमानी ढंग से बिहार में एसआईआर पूरा कर रहा है और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर देगा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए क्योंकि इसमें कई अनियमितताएं हो रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया है और उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर बाद में कोई कानूनी गड़बड़ी सामने आती है तो वह इसे रद्द कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार के एसआईआर को लेकर उनके निर्देश देश भर में चल रहे एसआईआर पर लागू होंगे, जिसमें आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश भी शामिल है। बता दें कि सुनवाई के दौरान आधार को मतदाता सूची पुनरीक्षण में 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने के आदेश को चुनौती दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट से कहा कि आधार न तो उम्र, न निवास और न ही नागरिकता का प्रमाण है, इसलिए इसे आधिकारिक दस्तावेजों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिहार में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें आधार दिया जा सकता है, जिससे विवाद बढ़ सकता है। कोर्ट ने अश्वनी उपाध्याय की दलीलों पर नोटिस जारी किया और 7 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा, ऐसा बोला। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आधार को एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इससे एसआईआर प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा। इस पर चुनाव आयोग ही अंतिम निर्णय करेगा। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने तक इस मामले की सुनवाई को स्थगित किया जाए। वहीं कांग्रेस और अन्य पक्षों ने आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
आज बड़ी गंभीर चर्चाएं रही, बहुत सारे गंभीर विषय रहे, खास तौर पे वक्फ और एसआईआर वाला। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये चर्चा सही लग रही होगी और आपकी प्रतिक्रियाएं चाहे जैसी भी हो उसका इंतजार रहेगा। चर्चा है में शकील साजिद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।